सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम एक चैप्टर कर देते हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। तो मैं पहले ही इसके काफ़ी लेक्चर ले चुका हूँ, तो जिनमें हमने डिटरमिनेंट्स क्या है, उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, माइनर्स को फैक्टर्स और डेरिवेटिव्स ऑफ डिटरमिनेंट्स जैसी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव्स। ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे चल के आप कई जगहों देखोगे थे। आगे चल के हम वेक्टर और 3D में इसके एप्लीकेशन देखेंगे, हम स्ट्रेट लाइंस में देखेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलरली इस टॉपिक को आप 2 स्टार दो, जितने भी दे सकते हो दे दो उतने स्टार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे पक्के से बहुत अच्छी तरीके से करना है। और गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू दैट प्लीज़, क्योंकि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो इस लेक्चर को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से ये लेक्चर है बहुत ही मिलता जुलता है। क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पे करवाऊंगा, और मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल ही पिछले वाले लेक्चर से मिलता जुलता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। इसीलिए गाइस, प्लीज़ 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 प्रीवियस लेक्चर को देख लो एक बार, क्योंकि अगर वो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो मैंने हेडिंग ऑलरेडी दे दी है, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो हम पहली एप्लीकेशन करेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, यार ये क्रैमर्स रूल जो है, बस आप हेडिंग लिख लो। ये क्रैमर्स रूल मैं आपको कल के लेक्चर में करवाऊंगा, आज मैं बस इसकी हेडिंग करवा रहा हूँ कि ये भी एक डिटरमिनेंट्स की एक एप्लीकेशन होती है, क्या है क्या नहीं है, कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करना है। ये मैं आपको कल के लेक्चर में, कल पर्टिकुलरली एक लेक्चर से मैं क्रैमर्स रूल को ही दूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जेई का भी फेवरेट टॉपिक है और बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है। यहीं से आते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईजी होते हैं। ये सबसे ईजी होते हैं और सबसे स्कोरिंग पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत स्कोरिंग पार्ट है। तो बस आप हेडिंग दे दो, इसको मैं आपको कल करवाऊंगा, तो इसको हम कल के लेक्चर में अपने देखेंगे। तो आगे आते हैं दोस्तों, सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो दोस्तों, हम इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो, मान लो आइसोलेस ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल है, एक्विट एंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसका आप एरिया इससे निकाल सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो जैसे कि आपको अगर पॉइंट्स दिए गए हो, जैसे मान लो मुझे एक ट्रायंगल दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2, और ये है x3 y3। तो ये मुझे तीन इसके वर्टाइसेस दिए गए हैं। एक ट्रायंगल, ये कोई सा भी ट्रायंगल मैं मान लेता हूँ, इक्वेटोरियल है, आइसोलेस है, कोई सा भी एक ट्रायंगल है, इसके तीन वर्टाइसेस मुझे दिए गए हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए। अब मुझे क्या देते हैं, कोई इसका एरिया निकालो। तो एरिया का साइन में ऐसे बांट देते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एरिया का साइन ऐसे होता है, यहाँ पे एरिया ऐसे लिख देते हैं हम कई बार। तो इसका एरिया होगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि जो डिटरमिनेंट्स है हमारा वो हमेशा स्क्वायर में होता है, हमेशा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पर यहाँ पे है वो बात, यहाँ पे वो बात नहीं बन रही। यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, पर कॉलम कितनी है, 1 2 कॉलम है। क्या होगा, नहीं पॉसिबल है यार। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, यहाँ पे 1 जोड़ा, 1 1 1। अब बन क्या, 3 रो, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3। और यही होता है एरिया का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, प्लीज गाइस नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है इसका। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो आप ऐसे निकाल सकते हो बहुत इजी मेथड से, और ये मेथड बहुत इजी है इसीलिए। और इसके आगे आप और भी एप्लीकेशन देखोगे तो काइंडली इसे नोट डाउन कर लो अच्छी तरीके से। उसके बाद कोलिनियर, हम कोलिनियर भी प्रूफ कर सकते हैं। हम कोली अब व्हाट इज कोलिनियर, कईयों को अगर कोलिनियर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी। तो अगर ये कोलिनियर है तो हम कैसे प्रूफ करते थे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए।
ये होता है कोलिनियरिटी प्रूफ करने का मेथड। अब तक हम यही करते थे, 10th में हम यही करते थे, +1 में थोड़ा बहुत हमने दूसरे मेथड सीखे होंगे, पर यहाँ पे एक नया मेथड आता है, बिल्कुल ही नया मेथड है। कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं हम बाई डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के मेथड से हम कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हैं। पर कैसे करेंगे कोलिनियर प्रूफ? अगर जब भी हमें कोलिनियरिटी कहा जाए कि कोलिनियर प्रूफ करके दिखाओ, तो उसका डेल्टा हमेशा 0 होता है। डेल्टा 0 मीन्स डिटर्मिनेंट जो पॉइंट्स दिए गए होंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे आपको, जब आप उनका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो 0 आना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट अगर मैं एक बी को ले लूँ, ए के कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ, एज मैं मान लेता हूँ ए कोमा बी, बी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ सी कोमा डी, और सी के कोमा मैं मान लेता हूँ ई कोमा एफ। अगर ये कॉलिनियर हैं तो ये कैसे होगा? ए बी सी डी ई एफ कभी भी जो डिटर्मिनेंट्स है 3x3 होगा या 2x2 होगा, ये बन रहा है वैसे नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 1 1 1 1 1 आ गया, तो ये 0 होना चाहिए। अगर इसका डेल्टा 0 तो फिर ये कॉलिनियर होगा, ये प्रूफ हो गया। ये एक बहुत ही इजी मेथड है कोलिनियरिटी प्रूफ करने का, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। और कई बार तो ये कोलिनियरिटी का क्वेश्चन वेक्टर 3D में ही आता है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे स्पेशली कई बार वो लिख भी देते हैं कि आपको कोलिनियरिटी प्रूफ करना है बाय डिटरमिनेंट्स के मेथड से कोलिनियरिटी प्रूफ करना है, तो कई बार वो लिख भी देते हैं। तो गाइस नोट इट डाउन। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फोर्थ, और ये आई होप यू नो इट, क्योंकि ये आता है +1 में बेसिक मैथमेटिक्स, जहाँ पे आप इंटीग्रेशन सीखते हो, डिफरेंशिएशन सीखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट सीखते हो, वेक्टर वाला जो सीखते हो आप, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो सारा सीखते हो। तो वहाँ पे आपने पक्के से क्या हुआ होगा, ये लेट मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, एक कैप, तो इसका मैं लेटर A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, एक बी वेक्टर ले लेता हूँ मैं, B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब इसका मुझे निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मुझे क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई होप यू नो इट, पर फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे A क्रॉस B क्या आएगा? आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये क्या बन गया? 3x3 का। ये क्या बन गया? 3x3 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच गई तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। A क्रॉस B का जब मैं लिखूँ तो क्या बनेगा? आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3। हो गया गाइस, बन गया आपका। ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो इट वेरी वेल। ये है क्रॉस प्रोडक्ट, आपने इसकी एप्लीकेशंस की हुई हैं ऑलरेडी। +1 में बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमें करवाया जाता है, वेक्टर वाला चैप्टर जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से आता है। तो गाइस ये भी हो गया आपका, हमने अभी तक इसकी 4 एप्लीकेशंस कर ली हैं। अब मैं आपको इसकी 5th एप्लीकेशन बताता हूँ। 5th एप्लीकेशन आप करोगे 3D में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो मैं 5th यहाँ पे लिख देता हूँ। 5th है इक्वेशन ऑफ लाइन। 5th है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लो आपके पास पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये आपके पास एक पॉइंट है पी क्यू कोमा आर एस कोमा टी यू, मान लो कुछ भी ऐसा है, तो इसकी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे भी निकालोगे? पी क्यू आर एस टी यू, 2x2 बन रहा है, ये 2x3 बन रहा है, ये 3x2 बना है, 3 रो 2 कॉलम, तो 1 1 1 जोड़ दो और इसे सॉल्व कर लो, और आपका निकल आएगा क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन। और आपका क्या निकल आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। वैसे ही 6 है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ऑफ लाइन, कॉन्करेंट ऑफ लाइन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्करेंट ऑफ लाइन। कॉन्करेंट ऑफ लाइन भी बहुत ईजी है। कॉन्करेंट लाइन ऑफ लाइन में अगर आपको 3 लाइन दिए गए हों, L1 मान लो कोमा L2 मान लो कोमा L3 मान लो, अगर आपके दिए गए हों L1 इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, में से L2 आपको दिया गया हो ए आई कैप प्लस बी सी बी जे कैप प्लस सी के कैप, और वहीं पे L3 आपको दिया गया हो पी आई कैप क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, तो आपको क्या करना है? L के कोफिशिएंट, L2 के कोफिशिएंट, L3 के कोफिशिएंट, और उन्हें आपको सॉल्व करना है और कॉन्ग्रुएंटली प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 6, टोटल 6 एप्लीकेशन है इसकी जो कि हमने कर लिए। ये 6 एप्लीकेशन अगर आप कर लो तो आप
बहुत ही इजी तरीके से डिटर्मिनेंट्स क्या उनके आगे के और भी कैलकुलस वगैरह के चैप्टर में भी बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, उन क्वेश्चन को बीट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो गाइस हमने एप्लीकेशन की सारी देख ली, बस एक ग्रामर्स रूल है क्या जो मैं आपको कल करवाऊंगा। ग्रामर्स रूल पे पूरा मैं एक लेक्चर लगाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप और भी सीखेंगे, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम सीखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे वेक्टर एंड 3D में सीखेंगे। वैसे इक्वेशंस इक्वेशंस भी हम 3D में सीखेंगे, और कोऑर्डिनेटिव भी हमारा वहाँ पे आएगा, एरिया भी आएगा हमारा कई जगह पे। तो ये सब चीज़ें तो हम आगे जाके सीखेंगे, पर ग्रामर रूल एक ऐसा टॉपिक है जो इसके बाद कम ही आएगा, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे पूरा एक लेक्चर लगाऊंगा। तो गाइस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक इससे अगला चैप्टर या इससे पिछला चैप्टर जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया और जो मैं आगे आपको करवाऊंगा मैट्रिसेस, वहाँ पे इसके एप्लीकेशन देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो इसलिए अगर यहाँ पे समझ लोगे अच्छी तरीके से तो वहाँ पे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, और अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं वहाँ तो समझाऊंगा ही, फिर भी यार कोशिश करना कि यहीं पे अच्छी तरीके से समझ जाओ, क्योंकि अगर पहले बार में ही समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे रो कॉलम में बच्चे बहुत ज़्यादा कि रो को रो से करना है, रो को कॉलम से करना है, किसको कैसे करना है, क्या करना है नहीं करना है, तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अच्छे, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट आई हैव एन एग्जांपल ए बी सी डी, 2x2 से स्टार्ट करेंगे, ये सबसे इजी होता है, इसीलिए इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। चाहे अभी ये डाल लो चाहे मत डालो, वैसे यहाँ पे ये नहीं भी डालते हैं, पर अगर आप डाल रहे हो या आपके टीचर्स कहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार क्या होता है ब्रैकेट दे दिया जाता है, कई बार ब्रैकेट हो जाता है, कई बार डॉट भी डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ EFGH। अब यार ये 2x2 है दोनों, 2x2। अब हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 रो है 2 कॉलम है, रो ये कॉलम ये है, यहाँ पे वही रो रो कॉलम कॉलम। अब रो कॉलम तो हमने देख लिया, अब हमें करना किससे मल्टीप्लाई, रो को रो से करें कॉलम को कॉलम से करें, किसको किससे करना है, यही यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे कंसेप्चुअल बच्चा यहीं पे अटकता भी है, और यहीं पे उसे समझ में नहीं आता कि किससे किसको करना है मल्टीप्लाई। ये तो पता है कि मल्टीप्लाई करना है, पर किसको किससे करें, क्योंकि एडिशन में हम क्या करते हैं, रो को रो के साथ मल्टी एडिशन, कॉलम को कॉलम के साथ, यही कर हो रहा था ना कि इस रो को इस रो के साथ, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ, ऐसे कर देते हम। पर ये यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे रो को रो के साथ भी करना है, रो को कॉलम के साथ भी करना है, कॉलम को रो के साथ भी करना है, और कॉलम को कॉलम के साथ भी करना है, यानी हर एक के साथ करना है, कोई किसी के साथ। जैसे अगर आपने फिक्सचर वगैरह अगर पढ़ा हो फिजिकल एजुकेशन में कि मैच होता है जो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर 5 टीम है, अगर इस साइड 5 टीम है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ इस साइड 5 टीम है, 1 2 3 4 5, और इस साइड भी 5 टीम है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका इसके साथ मैच, 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 वहाँ पे ये था। पर यहाँ वो टॉपिक नहीं है, यहाँ पे इसका इसके साथ भी मैच होगा, इसके साथ भी मैच होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, वैसे इसका इसके साथ, इसका हर एक का हर एक के साथ मैच होगा, ये सिस्टम है यहाँ पे। तो इससे आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है आपको। तो मैं इसका एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा, पर ट्रिक से पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ए को ई, जैसे ये रो है हमारा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रो है, और इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, ऐसे। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को ई के साथ करेंगे, ए ई प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बी को हम करेंगे जी के साथ, बी जी, खत्म कहानी इतने में। अब क्या करना है हमें, जो ये रो है इसको इस कॉलम के साथ करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है,
तो हम कर देते हैं ए एफ प्लस एच बी। अब क्या करना है, जो ये रो है इसको इस कॉलम के साथ कर दो ऐसे, तो क्या बनेगा सी ई प्लस डी जी। अब क्या करना है, अब जो ये रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा सी एफ प्लस एच डी। बस ये इतना सा ही आपको करना है, और इतने से में करके आप सम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख लो एक बार, दोबारा से एक बार देख लो क्या करना है। इस रो को इस कॉलम के साथ पहले, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ आ गया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ आ गया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ आ गया। अगर मैं इसे रो 1 रो 2 के नाम के अकॉर्डिंग करवाऊं, जैसे लेट इसको मैं मान लेता हूँ रो 1, इसको मैं मान लेता हूँ रो 2, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको रो 3 और इसको रो 4, और इसको कॉलम 3, इसको कॉलम 4। हाँ तो ठीक है, ये बन गया। तो हमें क्या करना है, रो 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3, फिर ये रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 4, रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 4, फिर रो 2 आ गया, यहाँ पे रो 2 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब किससे करना है, यहाँ पे कॉलम 3 से ही करना है, और यहाँ पे कॉलम 4 से करना है। तो ये आपका बन गया, ये आपका यहाँ पे बन गया सारा 2x2 का हो गया। यहाँ पे ये 2x2 का मल्टीप्लिकेशन था जो कि यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको 3x3 का भी करवाता हूँ एक। तो 3x3 में मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मान लो 5 2 3 1 8 7 3 4 1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, मान लो 2 5 6 3 2 1 0 2 2। इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी सिंपल लॉजिक है, वही लॉजिक है, कुछ इधर का उधर का लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पे भी सिंपल ही लॉजिक है। इस रो को इस कॉलम के साथ पहले, तो मैं पहले करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। 5 2 जा 10, तो कैलकुलेशन में वैसे कर लेता हूँ। 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 3 0 जा 0, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, कितना बनेगा 16 डायरेक्ट। क्योंकि मैं डायरेक्ट क्यों करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे करने की प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो। पर हाँ, आपको बोर्ड्स में ऐसे नहीं करना, बोर्ड में आपको स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा। कैसे स्टेप लिख के दिखाना पड़ेगा वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 5 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 0। बोर्ड में आपको एक एक स्टेप करके दिखाना है, क्योंकि स्टेप के मार्क्स आते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 4 नंबर या 6 नंबर में, नॉर्मली ये 4 नंबर में आ सकता है, तो इसीलिए। पर कॉम्पिटिटिव वगैरह में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आया था हमारा 16। अब आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रो 2 ये आ गया। अब हम इसको भी इसी के साथ करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं 1 2 जा 2 और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 7 0 जा 0, तो 1, तो 2 + 24 कितनों का 26, 2 + 24 कितनों का 26। अब इसको भी ऐसे ही, अब यहाँ पे भी सिंपली चलेगा, पहले इसको इसके साथ। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा, ये 3 है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 0 जा 0, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 और 6 कितनों गए 18। हो गया आपका, एक कॉलम पूरी बन गई। तो अब आपको करना क्या है, एज इट इज इसकी तरह। अब पहले इसको ले लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, तो 25 और 6 कितने 31, ऐसे आपको ऐड कर लेना। तो 3 2 जा 6, तो 31 + 6 कितने होते 37, 31 + 6 कितने होते 37 आ गया। अब एज इट इज पहले इसे लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 5 जा 5, 8 2 जा 16, तो 16 और 5 कितनों गए 21, 16 और 5 कितनों गए 21, 7 2 जा 14, तो अब हमें क्या है
21 + 14, तो ये बहुत ईजी है। 7 का मल्टीपल 35। आपको ऐसे ऐसे थोड़े लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट भी हो जाएगी। अब इस ये जो हमारे पास रो है, इस रो को दोबारा से इसी कॉलम के साथ 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 15 और 8 कितने होते हैं 23, 1 2 जा 2, 23 + 2 कितने होते हैं 25, 20 + 2 कितने हो गए 25। हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, इसी रो को पकड़ेंगे, हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 है वैसे, तो इसी के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, कितने बन गए 32, 3 2 जा 6, 32 + 6 कितने होते हैं 38, 38 बन की बात। अब दोबारा से ऐसे ही इस रो को उठाओ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 जा 6, 8 1 जा 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 7 2 जा 14, 14 14 28। हो गया कंप्लीट। अब दोबारा से इसको इसके साथ 3 6 जा 3 6 जा कितने होते हैं 18, 3 6 जा 18 हो गए, 4 1 जा 4, 18 और 4 कितने हो गए 22, तो 1 × 2 2, 22 और 2 कितने हो गए 24। हो गया कंप्लीट, आ गया पूरा आपका। ये 3 × 3 का था, कुछ नहीं है। पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ कर लो, चाहे चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे ऐसे। अब मैंने कैसे किया था, मैंने पहले कॉलम इस कॉलम 1 लिखा, फिर कॉलम 2 लिखा, फिर कॉलम 3 लिखा। आप पहले रो 1 लिख लो, फिर रो 2 लिख लो, फिर चाहे मैं पहले इसको इसके साथ कर लेता ऐसे, फिर इसको मैं इसके साथ कर लेता, फिर मैं इसको इसके साथ करके ये बना लेता। तो आप कैसे भी कर सकते हो, पर प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यार यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा हो चुका है सिलेबस। मैंने आपको डिटरमिनेंट्स का लगभग सारा ही करवा दिया, बस एक लेक्चर कल का रह गया, जो कि हमारा बनेगा क्रैमर्स रूल पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रैमर्स रूल ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही हमारे पास एक टॉपिक अब बचा हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ कि कभी भी 2 × 2 कभी भी ये मत कर लेना 2 × 1 का, 2 × 3 का, इन सब का ही हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं कि हमें 3 × 3 ही चाहिए तब जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको ले लूँ 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स है, रो डिटरमिनेंट है, और इसको मुझे करना है इसके साथ 4 5 6। क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? बताओ दोस्तों, इज इट पॉसिबल? तो या गाइस, इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे तो ना नंबर ऑफ रोज ना नंबर ऑफ कॉलम सेम है, कैसे हम करेंगे क्या? तो यही चीज़ हम सीखेंगे मैट्रिसेस में। डिटरमिनेंट्स में ये चीज़ नहीं आती है, पर यही चीज़ आती है मैट्रिसेस में। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस का साइन डाला है, ये देखो मैंने बॉक्स बनाया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट टाइप बनाया है, मैंने डंडी नहीं लगाई है। तो यही चीज़ हम सीखेंगे। पर तो ये आपका हो गया, यहाँ पे हमने दोनों टॉपिक अपने आज के कवर कर लिए, जो हमारा आज का एजेंडा था। और अब आपका क्या काम है, अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करना। बस क्रैमर्स रूल वाली जो एक्सरसाइज है और मिसलेनियस, उन दोनों को छोड़ देना। तो कल मैं क्रैमर्स रूल करवा दूंगा, उसके बाद उस एक्सरसाइज को, और जो कि आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे कर लेना। और ठीक उससे 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा चैप्टर को रिवाइज करके अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना दोस्तों। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी दूसरी बुक है, सिंगेज है, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव है, एम एल खन्ना है, कोई सी भी बुक है, अरिहंत की है, कोई सी भी है, उससे सॉल्व लगा लेना, जिससे आप परफेक्ट हो जाओ इस चैप्टर में, बहुत अच्छे हो जाओगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों, तब तक बाकी आप पढ़ाई करो, बाकी वीडियोस को देखो यार, सारी वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों तक इसमें पहुंचाओ, लाइक शेयर करो यार, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप के और लेक्चर चाहिए, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा। गाइस, तब तक के लिए वीडियोस को देखो, लाइक करो, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और सपोर्ट करो चैनल को, और ग्रो अप करवाओ। तो इससे दोनों का बेनिफिट है। तो चलो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना सारा काम कर लेना।